हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम यूजीसी नेट। मैं सपना कुमारी एंड मैं आपको टीच कर रही हूँ इस चैनल पर लेबर वेलफेयर एंड एचआरएम, दैट इज कोड 55। और जो ये सब्जेक्ट है वो यूजीसी नेट एग्जाम का सब्जेक्ट है। एंड ये लेबर वेलफेयर एंड एचआरएम जो है अदर पीएसयू एग्जाम्स, ईपीएफओ, ईओ एग्जाम्स और आपके आईबीपीएस एसओ में जो एचआर के लिए निकलती है उसके लिए इन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है सेम होता है, सिमिलर होता है। तो जो ये एमसीक्यू की सीरीज़ है आपको अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है, हेल्प करने वाली है और हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस सीरीज इज ऑन मिनिमम वेज एक्ट 1948. So question number 1 is, when was the minimum wage act 1948 came into force? When was the minimum wage act 1948 came into force? 15 April 1948, 11th March 1948, 15th March 1948 or 15th March 1946? So your answer is 15th March 1948, right? 15th March 1948 को minimum wage act 1948 came into force. ओके, ये आपको डेट्स वगैरह तो याद ही करनी पड़ेंगी, याद भी तब होंगी जब आप जितने क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जो डेट्स हैं आपको आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948 विच गवर्नमेंट रिक्वायर्स टू फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो इस एक्ट के अंदर, मिनिमम वेज एक्ट के अंदर जो आपकी वेजेस होती हैं, रेट्स ऑफ वेजेस होते हैं, वो कौन सी गवर्नमेंट फिक्स करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। विच गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन 1948 मिनिमम वेज एक्ट 1948? सो योर आंसर इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल या स्टेट करती होगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी मिनिमम वेज एक्ट 1948 के जो रेट्स हैं वो फिक्स करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 चाइल्ड मीन्स। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट चाइल्ड मीन्स, बिकॉज चाइल्ड की जो डेफिनेशन है हर एक्ट में दी गई है। जो जितने भी एक्ट्स हैं आपके सिलेबस में उसमें सभी ऑलमोस्ट सेम रहेगी इस चाइल्ड की डेफिनेशन। बट मैं आपको बता दूं जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम? चाइल्ड मीन्स ए हु कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज, बी हु इज़ बिलो 14 ईयर ऑफ एज, सी हु इज़ अबव 14 ईयर ऑफ एज। ओके, ये 14 ईयर ऑफ एज है। डी 18 ईयर ऑफ एज है। डी none of these. So which option is correct? Completed 14 year और below 14 year और above 18 year। ऑब्वियस सी बात है 18 ईयर से अबव तो नहीं होगा चाइल्ड। आपका आंसर है जो 14 ईयर से नीचे नीचे होते हैं बच्चे वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं फैक्ट्री एक्ट के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग दोज हु आर और हु इज़ अंडर द और हु इज़ बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज, राइट। उसके अंदर 15 ईयर ऑफ एज दी गई है, मेंशन है फैक्ट्री एक्ट में। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948 इन हाउ मेनी ईयर मिनिमम वेज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम वेज रेट होती है, फिक्स की जाती है, कितने सालों बाद की जाती है? क्या उसका एक टाइम पीरियड है जो फिक्स होगा? भाई इतने साल बाद हम, या फिर जो गवर्नमेंट है जो उसके रेट्स को चेंज करेगी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर और आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स और आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो क्या टाइम पीरियड है इसका? ऑप्शंस हैं 6 ईयर्स, बी 3 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 1 ईयर। सो योर आंसर इज 5 ईयर्स। याद रखना है मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर जो गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो मिनिमम वेज रेट को फिक्स करती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ओके,
Question number 5. Every application to all claims arising out of payment of less than the minimum rate of wages under the Minimum Wage Act 1948 shall be presented to appropriate authority within which month from the day on which it became payable. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन का जो लेंथी क्वेश्चन है, मीन्स आप क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, आपको बस कीवर्ड पकड़ना है क्वेश्चन में। कीवर्ड इन द सेंस, तो क्वेश्चन कैसे क्या बात कर रहा है, देखो फर्स्ट ही लाइन में आपको कीवर्ड दिया गया है। ओके, आपको कीवर्ड गिवन है। लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन। एवरी एप्लीकेशन टू ऑल क्लेम्स, टू ऑल क्लेम्स, तो ये बात कर रहा है क्लेम के बारे में। देखो मिनिमम वेज एक्ट और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट दोनों में क्लेम्स के रिगार्डिंग बात की गई है। क्लेम्स में क्या है कि भाई आप कितने टाइम के अंदर अंदर किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप क्लेम कर सकते हो। कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हो। तो मिनिमम वेज रेट है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का एक्ट है, तो आप इसके अंदर वेजेस से रिगार्डिंग ही कोई क्लेम करोगे। सपोज आपको जो वेजेस मिलनी थी वो प्रॉपर टाइम पे नहीं मिली है, या फिर जो वेज रेट जो आपको देने चाहिए थे उस वेज रेट पे आपको वेज नहीं मिल रही है, कुछ भी आपको इशू है, कोई क्वेरी है, आपको किसी रिगार्डिंग आपको क्लेम करना है, तो आप कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन को फिर समझते हैं, हम रीड करते हैं। एवरी एप्लीकेशन टू ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ पेमेंट ऑफ लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, क्या कहता है कि अगर कोई भी पेमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस से दी जा रही है, लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द किस एक्ट के अंदर, मिनिमम वेज एक्ट के अंदर, सेल बी प्रेजेंटेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आप किसको अपनी क्लेम दे सकते हो, क्लेम लगा सकते हो किसके पास, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। विद इन विच मंथ फ्रॉम द डे ऑन विच इट बिकेम पेएबल, जिस दिन आपको पे करी गई है और आपको पता लगा कि भाई आपको मिनिमम वेज रेट से कम में पे किया गया, तो आप उस दिन से कितने दिन के अंदर अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपका आंसर है, ओके वेट अ मिनट, आपका आंसर है इट्स 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ आपका आंसर है। यानी कि मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर जो क्लेम है, आप कीवर्ड याद रखना, क्लेम है 6 मंथ्स। क्लेम कितने दिन, कितने विद इन कितने मंथ्स में, 6 मंथ्स में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का बता दूं आपको, अगर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की बात की जाए, क्लेम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए एंड दैट इज अंडर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, तो आप वहाँ लगाओगे 12 मंथ। आप 6 मंथ्स मिनिमम वेज एक्ट में क्लेम की बात की गई है और 12 मंथ्स की बात की गई है क्लेम से रिलेटेड पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड अंडर द मिनिमम एज ऑफ 1948। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं आपको किसके रिगार्डिंग, जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स किया जाता है या रिवाइज किया जाता है, तो उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके इस एक्ट में। तो देखते हैं क्या वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से नहीं हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड स्पेशल अलाउंस at a rate to be adjusted at such intervals by the appropriate government. An all-inclusive rate allowing for the basic rates. Basic rate inclusive with house rent allowance, travelling allowance या फिर कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इफ एनी। तो आपको स्टेटमेंट फाइंड करनी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, अगर आपको ऑप्शंस के साथ खेलना है तो आप देखो 5 ऑप्शन है वो सभी में दिया गया है। 5 ऑप्शन जो है, यानी कि 5 ऑप्शन, 5th स्टेटमेंट आनी ही आनी है कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। वैसे तो आपको याद करनी पड़ेंगी जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, आपको याद होना चाहिए। बट फिर भी अगर आप पजल हो जाते हो, आई नो पजल हो जाते हैं हम फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रैक्टिस कैसे होगी बेटा,
प्रैक्टिस होगी, आप मोर एंड मोर एमसीक्यूज को जितना लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं भी कर पाते और आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस लगाते हो, यानी कि पीवाई की प्रैक्टिस लगाते हो, तो आई एम 100% श्योर कि आपका नेट जेआरएफ नहीं कह सकती, बट आप नेट ज़रूर क्वालिफाई कर लोगे, राइट। तो चलो अब देखो ऑप्शन नंबर 5, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन तो है ही है, इस स्टेटमेंट में ट्रू है। ओके, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और लिविंग अलाउंस, जो एक्चुअली स्टेटमेंट है लिविंग इंडेक्स और लिविंग अलाउंस बोथ आर करेक्ट होती हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को कट करो क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है। ओके, बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड अ स्पेशल अलाउंस at a rate to be adjusted at such interval by the appropriate government, all inclusive rate allowing for the basic rates, बिल्कुल हर एक इंक्लूसिव रेट होंगी। ओके, लेकिन आपकी इसके अंदर मिनिमम वेज एक्ट के अंदर रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस की बात नहीं की गई है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो नहीं होगा। और फोर्थ सभी बी सी डी में गिवन है और ए में गिवन नहीं है, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 5। अब आप याद कर लीजिए इसी क्वेश्चन के साथ, जो स्टेटमेंट गिवन है रिवाइज रिगार्डिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को जो रिवाइज की जाती हैं, उसकी क्या क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना, बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और अलाउंस बोथ आर करेक्ट। कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इफ एनी, basic rates of wages and special allowance at a rate to be adjusted at such interval by the appropriate government, and all inclusive rate for the basic rate। इसके अंदर कोई भी रेंट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस की बात नहीं की गई है। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर है। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सेक्शन 5 ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, सेक्शन 5 की बात की गई है। देखो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस पूछे जाते हैं, वो आपको कैसे पता लगेंगे, जब आप पी वाई क्यू जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें लगा लोगे, 1 से 2 बार, टाइम मिलता है जितनी बार लगा लो उतनी अच्छा है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन किस एक्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उसी सेक्शन को याद कर लीजिए। क्योंकि हमारे पास इतने एक्ट्स हैं और हर एक्ट्स में इतने सेक्शंस हैं, तो आप सभी सेक्शंस को याद नहीं कर सकते, राइट। आपका पर्पस क्या है यहाँ पे, आपका पर्पस यहाँ ये है कि हम कट ऑफ को निकालें। पर्पस ये नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लें, पर्पस ये है कि आप कट ऑफ निकालें, और कट ऑफ निकालने के लिए आपको एक स्पेसिफिक वे से चलना पड़ता है, राइट। तो सेक्शन 5 क्या कहता है मिनिमम वेज एक्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। सेक्शन 5, अब आप यहाँ से पता लगाइए कि सेक्शन 5 क्या कह रहा है। सेक्शन 5 का जो हेडलाइन है वो है मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज, याद रहेगा, फिक्सिंग, मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज। तो कुछ मेथड्स यूज़ किए गए हैं क्या चीज़ के लिए, फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। तो जो सेक्शन 5 कहता है मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस में, तो कौन कौन से मेथड है, हमें इसमें से फाइंड आउट करना कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बार्गेनिंग मेथड, बी कमिटी मेथड, सी नोटिफिकेशन मेथड, डी बी एंड सी। देखो बार्गेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें मिनिमम वेज एक्ट 1948 में, तो बार्गेनिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नॉट पूछा है, मैं आपको बता दूं कि मेथड कौन कौन से होते हैं। जो मेथड होते हैं वो होता है कमिटी मेथड and what is this, okay fine, committee method and notification method, two methods are there in minimum wage act 1948 under section 5. With the help of these two methods we can find out or we can fix and revise minimum wages, right। तो आपका क्या आंसर है, आपका आंसर है यहाँ पे ए बार्गेनिंग मेथड इज नॉट द मेथड ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। ओके, देखो आप इन दोनों के जो मेथड्स हैं आप इनके नाम से समझ जाओगे। कमिटी मेथड मीन्स कि आप इसमें कुछ मेंबर्स
कुछ मेंबर्स होते हैं कमिटी मेथड में, एंड वो मिलकर जो जो मिनिमम वेज होती है, मिनिमम वेज रेट्स होते हैं, उनको फिक्स और रिवाइज करते हैं। और नोटिफिकेशन मेथड क्या होता है? नोटिफिकेशन मेथड में ये होता है कि आपने जो जो रिवाइज करना है, जो रेट रिवाइज करना है या जो रेट फिक्स करना है वेजेस का, आप उसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू करवाते हो, आप उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करते हैं, एंड विद इन सम पीरियड, कोई टाइम पीरियड होता है, विद इन दैट पीरियड वो उसे रिवाइज कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948, a minimum rate of remuneration to apply in the case of employees employed on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time work basis is known as। तो इसमें एक डेफिनेशन पूछी है, इसके अंदर देखो जो वेजेस होती हैं, हमें अलग अलग काम के हिसाब से वेज मिलती है, हावरली, वीकली, आवरली। आप हार्डली आज के टाइम पे देखते हो ना भाई, इतने घंटे काम किया तो इतने इस घंटे के हिसाब से आपकी दिहाड़ी होगी, वेजेस होंगी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या पूछा है, अब आपको इसमें कीवर्ड पकड़ना है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा केस है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड होते हैं किसी पीस ऑफ वर्क, ओके ऑफ आएगा, ऑन पीस ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉयज़ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन अ टाइम वर्क बेसिस। तो यहाँ तो पूछ बता दिया गया टाइम वर्क बेसिस के ऊपर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अ गारंटीड टाइम रेट, अ गारंटीड टाइम रेट। तो जो टाइम वर्क बेसिस पे आपको वेजेस दी जाती है उसको हम कहते हैं गारंटीड टाइम रेट। क्या कहते हैं? गारंटीड टाइम रेट। किसके अंडर है ये? मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9, in order to hear and decide any claims rising out of payment or less than minimum rate of wages under the provision of the minimum wage 1948, the state government shall appoint any officer not below the rank of। अब क्वेश्चन तो क्लेम से रिलेटेड है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि भाई आप कितने मंथ्स के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हो, टाइम पीरियड था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस क्लेम को सुनने के लिए जो हम अथॉरिटी भाई अपॉइंट करते हैं, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो ऑफिसर्स अपॉइंट करती है, वो किस रैंक से बिलो नहीं होने चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ। ऑप्शंस हैं चीफ इंस्पेक्टर अंडर द मिनिमम वेज एक्ट, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और डिप्टी लेबर कमिश्नर। आपका आंसर है लेबर कमिश्नर। यानी कि मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर जो क्लेम को सुनने के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो किससे बिलो नहीं होना चाहिए? वो लेबर कमिश्नर से बिलो नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जो एमसीक्यू की सीरीज़ है ये वाली मिनिमम वेज एक्ट की, इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस उठाए हैं। मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के मिनिमम वेज एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड हो सकता है रिपीट हो जाए क्योंकि वजह से नेट एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट आ जाते हैं। तभी बोल रही हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड constituted under the minimum wages act 1948 shall not exceed what portion of its total members। क्या कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स, किसमें? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, कंस्टिट्यूटेड जो कि मिनिमम वेज एक्ट के अंदर बनी हुई है, shall not exceed what portion of its total members। ओके, हमें ये बताना है कि सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है मिनिमम वेज एक्ट के अंडर में, उसके अंदर के जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, वो किससे ज़्यादा पोर्शन उसका एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए 1/4, बी 1/3, सी 1/2 और डी 2/3। आपका आंसर है 1/3। आपको याद रखना होगा 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स
एक्सीड नहीं होने वाला। आपको कीवर्ड पकड़ के बेटा आपको आंसर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हैबिट डालनी पड़ेगी आपको कि आप क्वेश्चन में से कीवर्ड को पकड़ें और आंसर करें। बहुत अच्छी हैबिट है एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आंसर करेक्ट होने के। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप जितने अगर प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो दैट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। PYQ हेल्प करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। तो याद रखना है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, दैट विल नॉट एक्सीड, कितने टोटल मेंबर्स का पोर्शन नहीं एक्सीड होना चाहिए। टोटल मेंबर का पोर्शन कितना, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स का पोर्शन, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। एज पर द provision of Minimum Wage Act 1948, which of the following advises the appropriate government fixing and revising the minimum wage and coordinating the work of the committees and subcommittees constituted under the Act? तो बताना है हमें इसमें कौन सी बॉडी है या कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो एडवाइस करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किसके रिगार्डिंग। मिनिमम वेज एक्ट के अंदर देखो क्या चीज़ जो हो सकती है, फिक्स या रिवाइज किसको, मिनिमम वेजेस को, एंड कोऑर्डिनेट करना वर्क को, किसके वर्क को, कमेटी के वर्क को, सब कमेटी के वर्क को कोऑर्डिनेट करना। तो इन चीज़ों से इन चीज़ों के जो चीज़ों से रिलेटेड जो भी एडवाइजेज है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी जाती है वो कौन सी बॉडी देती है। क्या वो एडवाइजरी कमेटी देती है, ऑप्शन नंबर ए, क्या बी सेंट्रल बोर्ड देता है, क्या सी एडवाइजरी बोर्ड देता है, या डी द सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अब आपको बताना है एडवाइजेज है तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ एडवाइजरी बोर्ड, दैट इज़ एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड मत करके आना, एडवाइजरी बोर्ड है। इसके अंदर दो हैं, एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। मेन जो काम है वो एडवाइजरी बोर्ड का है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड वर्क एट सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Question number, okay, this was the last question. Question number 11 is the last question. Okay, thank you so much. And अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया है तो प्लीज़ हैप्पीली आप कमेंट कीजिए, आप अपने करेक्ट आंसर्स को बताइए। अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मैं एक 100% टीचर हूँ या 100% सब कुछ देती हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे हूँ सिखाने के लिए, सीखने के लिए, दोनों के लिए। मेरा जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना वो है लर्निंग। आप लर्न करो, चाहे कहीं से भी लर्न करते हो, ठीक है। अपने आप को कभी सुपीरियर नहीं समझो, मैं अपने आप को कभी सुपीरियर नहीं समझती हूँ। माई कॉन्सेप्ट इज ओनली लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर, वेदर इट इज़ माई जूनियर्स, माई सीनियर्स और माई कलीग्स, सबसे लर्न करो, ठीक है। कभी अपने आप को किसी के ऊपर सुपीरियर मत समझो। अगर जिस दिन आपने सुपीरियर समझा उस दिन आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा, राइट। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया है तो हैप्पीली कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आर रियली हेल्पफुल तो भी कमेंट कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। ओके, बाय।